चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर नंबर 11वां मानव नेत्र को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। मानव नेत्र में हमने नेत्र की संरचना पढ़ ली थी, उसमें जो भाग थे वो भी पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें अब छूट गया था मानव नेत्र की कार्यविधि। कार्यविधि को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा यही रहेगा, मानव नेत्र की कार्यविधि, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे आप मेरे साथ, मानव नेत्र की कार्यविधि, मानव नेत्र की कार्यविधि, ठीक है ना। ये आप नोट करेंगे पहले। देखो काम कैसे करता है मानव नेत्र, तो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं पहले, ठीक है, अच्छा समझ आएगा। पहले हम मानव नेत्र को बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे मिटा के हम यहाँ पर उभरा हुआ भाग क्या करेंगे, कॉर्निया, यहाँ पर इस तरह से कॉर्निया, ठीक है। और ये हमारा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा अब समझो, देखो मान लिया कि वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु ये रखी है, ठीक है। तो इस वस्तु से प्रकाश किरण इस तरह से, थोड़ा ऐसे करेंगे बराबर में आ जाए, ठीक है। हाँ, प्रकाश किरण क्या होंगे, इस तरह से जाएंगी, कॉर्निया पर पड़ेंगी, है ना। कॉर्निया पड़ेंगी, कॉर्निया पड़ने के बाद में नेत्र लेंस में पहुंचेंगी, नेत्र लेंस में अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात काशाभ द्रव से गुजरती हुई इस तरह से रेटिना के पास पहुंचेंगी, ठीक है। ऐसे इधर से देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। और देखो अगर हम आपने पढ़ा है नेत्र क्या कर, लेंस ही तो है, लेंस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो बिना किसी विचलन के सीधी जाती, इस तरह से जाएगा। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अब देखो नीचे से अगर प्रकाश किरण इस तरह से जाए, यहाँ से नीचे से इस तरह प्रकाश किरण जाएगी ऐसे, इस तरह से, तो इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात इस तरह से जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही देखो यहाँ से इस तरह से जाए प्रकाश किरण ऐसे, तो यहाँ से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के बाद इस तरह से जाएगी, ठीक है ना। और आपने पढ़ा है कि प्रकाश किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना किसी विचलन के सीधी चली जाती है इस तरह से। तो आपने देखा ये वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है, कैसा बना है, थोड़ा गहरा कर दूंगा आपको दिखाई देगा, तो उल्टा बना है। तो आप कह रहे हैं उल्टा बनता है आंख में प्रतिबिंब, मैं आपको बताऊंगा हाँ उल्टा ही बनता है, ठीक है ना, उल्टा बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपनी आंख में रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। आपने क्या सीखा, क्या सीखा है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण रेटिना से क्या सके, कॉर्निया से होते हुए, कॉर्निया से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती है, और नेत्र लेंस पर अपवर्तन के पश्चात कहां पर, रेटिना पर पहुंचती, काछाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचती, और रेटिना पर जहां पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है, जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है, जिसकी सूचना, इस प्रतिबिंब की सूचना आपने पढ़ा होगा, यहां पर मैं दृक तंत्रिका बताया था, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इस क्या कहते हैं प्रतिबिंब को सीधा कर लेता है, इसका कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, इसके आकार को पहचान लेता है, ठीक है। मस्तिष्क काम करता है, आंख का रेटिना काम तो इतना केवल कि प्रतिबिंब बना के दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाना। उसके बाद क्या है वस्तु, कैसी है, गीली है, सूखी है, काली है, नीली है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, वो सब कौन बताता है, मस्तिष्क निर्णय लेता है, ठीक है ना। तो यही इसकी कार्यविधि है। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ लिखना, ठीक है। चलो लिखता हूं मैं। देखो प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कॉर्निया से होकर नेत्र लेंस पर पड़ती है, क्या समझे आप, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कॉर्निया से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती है, ठीक है। अच्छा, नेत्र लेंस से देखो, नेत्र लेंस मैंने समझाया, देखो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात काछाभ द्रव से होते हुए, काछाभ
और द्रव। काछाप द्रव मैंने क्या बताया था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग में गहरा गाढ़ा जल होता है, गहरा गाढ़ा, ठीक है ना, उसे काछाप द्रव कहते हैं। काछाप द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचता है, रेटिना पर पहुंचता है, पहुंचती है लिख दे रहा हूं, प्रकाश किरण लिख दिया ना इसलिए पहुंचती है। जहां पर पहुंच गई रेटिना पर, जहां पर अब लिखेंगे जहां पर इसका प्रतिबिंब, इसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बात समझ गए। जहां पर इसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसकी सूचना, अब लिखेंगे जिसकी सूचना दृक तंत्रिकाओं कहें, सुग्राही तंत्रिकाएं कहें, है ना, या फिर दृष्टि तंत्रिकाएं कहें, एक ही बात है। तंत्रिकाओं द्वारा, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती हैं। कहां पर भेजी जाता है, मस्तिष्क ऐसे लिखेंगे, मस्तिष्क को भेजी जाती है। हाँ, इसकी सूचना दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है। मस्तिष्क, अब लिखेंगे द्वारा से, मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसे सीधा कर लेता है। जो करना होता है वो मस्तिष्क सीधा कर लेता है, ठीक है ना। क्या समझे, देखो आपको ये कार्यविधि लिखने के बाद ये चित्र भी बनाना है, चित्र आपको अच्छे से बना लेना है, ठीक है। किसी वस्तु से, जो ये वस्तु है, ये क्या हमारी वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कॉर्निया से होकर नेत्र पर पड़ती है, नेत्र लेंस पर पड़ती है, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर पहुंचती है, काछाप द्रव से होते हुए। रेटिना पर इसका प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब की सूचना दृक तंत्रिकाओं द्वारा, तंत्रिका मैंने बताया है, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है, और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसे क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है, ठीक है। ये कन्फर्म, यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई क्लियर गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। हटा दें इसे, अब इसे हटा दें। अब दूसरी टॉपिक समझे, दूसरा टॉपिक, अब टॉपिक दूसरा है, उसका नाम है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता समझ, आंख की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, पास में बिंदु कितना होता है, दूर का बिंदु क्या होता है, ये सब समंजन क्षमता हम सीखेंगे। तो आप लोग अब हेडिंग दूसरी लिखेंगे आज के टॉपिक में, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। अब समझो, देखो पहले समझो गहराई से देखो कभी क्या होता है कि मान लिए वस्तु दूर रखी है, दूर है, तो हमें फिर वस्तु को पास में लाके थोड़ा ना देखना है। वस्तु दूर रखी तो दूर ही दिखाई देनी चाहिए, वहां दिखाई देना चाहिए। पास में रखी है तो पास में दिखाई देनी चाहिए, ऐसे नहीं हमें तो दूर का दिखता है, दूर जाके देखेंगे, ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना। तो देखो समझो, जब वस्तु हमारी दूर रखी है तो हमारी जो नेत्र लेंस होता है वो पश्चिमावी पेशियां, है ना, सिलेरी मसल से बताई थी ना, उस पर टिका होता है। तो जब वस्तु दूर रखी होती है तो पश्चिमावी पेशियां शिथिल होकर, यानी ढीली छोड़कर नेत्र को थोड़ा लंबा कर देती हैं, और लंबा कर देती हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे उसे वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है, तो हमें दूर की वस्तु दिखाई दे जाती है। दूर रखी है, मान लो वहां चौपार पर रखी वस्तु, तो वहां पर दिखाई दे जाती है। आगे बात समझ। अच्छा, अब हम पास की वस्तु देखनी है, तो पास की वस्तु देखने के लिए सिलेरी मसल सिकुड़ कर उसे क्या करते, मोटा कर देती है, लेंस को मोटा कर देगी, उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। जब उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और फोकस दूरी कम हो जाएगी तो इसलिए हमें पास की वस्तु दिखाई दे जाएगी। क्या समझे, दूर की वस्तु देखने के लिए हमारे नेत्र की फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए, और पास की वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्र की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये जो नेत्र लेंस समायोजन कर रहा है, दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी ज्यादा कर देना और पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी कम कर देना, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की
समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की समंजन, लेंस छूट गया इसमें, नेत्र की नहीं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। आगे बात समझ में, यानी नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। आगे बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां तक हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, अब लिखेंगे नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी, अपनी फोकस दूरी, फोकस, शाबाश लिख लेते हैं हम तो, फोकस दूरी को समायोजित, समायोजित करने की क्षमता, क्षमता क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन और क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। आगे बात समझ, यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझो, ऐसा होता है कि कभी कभी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम किताब को पास में लाते हैं तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे बड़ा अच्छा दिख रहा है, और पास में ले आते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि धुंधुना दिख रहा है, और पास में ले आए तो दिखाई भी नहीं देता है। तो ये भी देखो एक दूरी है, यानी क्या कह सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुस्तक अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो हम स्पष्ट पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मुझे याद आ गया था बीच में, क्वेश्चन बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा भी मैं बता दूंगा। वह न्यूनतम दूरी जिसे नेत्र लेंस या फिर नेत्र, मनुष्य का नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सके, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। वो दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए पास का बिंदु है, सबसे जो पास का बिंदु है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। और स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए जो दूर बिंदु है, दूर वाला बिंदु अनंत है, ठीक है ना। ये दो बातें इसमें और ऐड करनी है। पहली बात ये ऐड करनी है कि स्वस्थ वयस्क, वयस्क का निकटतम बिंदु, निकटतम, ये ऑप्शन में सवाल आ सकता है। निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर दूर होता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। समझ में आ रहा है? स्वस्थ वयस्क का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर होता है। और दूर बिंदु स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ वयस्क का मनुष्य लिख लेना, ठीक है, का दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु मतलब कितनी दूरी तक, अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, अनंत पर होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? निकटतम बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर दूर, और दूरतम बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। 25 सेंटीमीटर दूर से अनंत के बीच की दूरी, बीच में जो विस्तार है, ये जो विस्तार है इसे क्या कहते हैं? हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेकर, मतलब निकटतम बिंदु से लेकर 25 सेंटीमीटर से दूरतम बिंदु अनंत के बीच का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो कभी कभी दृष्टि विस्तार भी पूछ लेता, तो ये भी ऑप्शन में लिखेंगे इसमें। एक इस पॉइंट में ये ऐड करेंगे इसमें कि क्या कहते हैं? निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, इसको कोष्ठक में लिख लें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, है ना। से निकटतम बिंदु तथा लिख लो, तथा अनंत, क्या कहते? दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु क्या होता है? अपना दूरतम बिंदु होता है अनंत, इसे कोष्ठक में लिख लो अनंत, अनंत के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दृष्टि विस्तार कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार कहलाता है। ये 3 पॉइंट आप अच्छे समंजन क्षमता के साथ साथ याद रखेंगे,
ठीक है। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समाहित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समझने क्षमता कहलाती है। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर होता है और अनंत तक पर होता है दूरतम बिंदु, और निकटतम बिंदु अनंत के बीच का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, दृष्टि विस्तार कहलाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा मैं, आप उसे अच्छे से याद करना। ठीक है, मैं लिखूंगा क्वेश्चन, निकटतम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको फिर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की कई बार आया पेपर में, हर साल ही समझ लो, तो एक आध साल छोड़ गए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, या फिर ऐसे लिखाओ, न्यूनतम दूरी को समझाओ किसे कहते हैं, है ना, कहते हैं। न्यूनतम दूरी को समझाओ, क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को परिभाषित करो, ऐसे समझे। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु मनुष्य की आंख द्वारा बिना तनाव के सुस्पष्ट देखी जा सके, वो दूरी क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आंसर लिखो मेरे साथ, वह न्यूनतम दूरी, और दूरी होती कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी, वह न्यूनतम निकटतम बिंदु है, निकटतम बिंदु कर दे रहा हूं, यहाँ पर दूरी बना रहे हैं, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु आंख द्वारा या नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के देखी जा सके क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए, ये लिख दे रहा हूं, इसमें भी वैसे अभी लिख दिया है मैंने, फिर भी लिख दे रहा हूं, स्वस्थ मनुष्य के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। बात क्लियर है यहाँ तक, क्या समझे, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु की नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के देखी जा सकती है, वो दूरी क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, और वो होती कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल हेर फेर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया तो बताना फिर मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टॉपिक रह गया, इसमें छोटा सा चल रहा है अभी, फिर उसके बाद तुम दोष पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें एक और टॉपिक छोटा, मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद हम हिंदी में लिख लें तब तो, मोतियाबिंद, हाँ सही है, चलो ठीक है। मोतियाबिंद समझो, मोतियाबिंद का देखो, मोतियाबिंद क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि उम्र बढ़ जाने कारण, है ना, उम्र बढ़ जाने कारण हमारी आंख पर, है ना, मनुष्य की आंख पर एक दूधिया कलर की परत चढ़ जाती है, या फिर जो नेत्र क्रिस्टल लेंस है वो धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारी दृष्टि वो कम हो जाती है, या फिर बिल्कुल पूरी तरह क्षीण भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है ना। इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सही भी करा सकते हैं सर्जरी द्वारा, इसका इलाज भी है। इसको सर्जरी द्वारा, हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सक द्वारा, इस स्थिति को, इस रोग को हम कैसे सही कर सकते हैं, इसका निवारण कर सकते हैं शल्य चिकित्सक द्वारा, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी द्वारा सही किया जाए। इतनी बात है बस, इसे और लिख लो, है ना, तब हम तुम दोष पढ़ेंगे फिर। देखो, कभी कभी नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया यानी दूध जैसी कलर की परत चढ़ जाती है इस पे, दूधिया
या फिर या धुंधला हो जाता है, धुंधला, धुंधला हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। हाँ, इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, इस स्थिति को मोती, आपकी एनसीईआरटी में दिया है ये, ऐसा ना हो कि कहीं पूछ ले मैं बताऊं ना, है ना। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले बता दूं इन्हें, कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे सही भी किया जा सकता है, इसे मैं लिखा दे रहा हूँ यहीं, यदि पूछ ले कि मोतियाबिंद कैसे सही किया जा सकता है, तो इसे शल्य चिकित्सा द्वारा सही किया जा, सर्जरी द्वारा सही किया जा सकता है। इसे ऐसा लिख लो, मोतियाबिंद कहते हैं, है ना। और जिसके द्वारा लिख दूं मैं, जिसके द्वारा नेत्र की क्या कहते हैं, नेत्र की दृष्टि कम या फिर क्षीण हो सकती है, ये भी पॉइंट लिख लो, जरूरी है। जिसके द्वारा नेत्र की दृष्टि मतलब देखने की क्षमता, दृष्टि कम या क्षीण हो सकती है, बिल्कुल क्षीण हो सकती है, क्षीण, अरे लिख जा भाई, क्षीण हो सकती है, ठीक है ना। अब इसका निवारण लिखो, इसे शल्य चिकित्सा, शल्य और चिकित्सा हिंदी में लिखना सीख लेना भाई, चिकित्सा, अंग्रेजी सर्जरी कहते हैं इसे, सर, अरे साफ लिखें, SURGERY, सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, इसे शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसे अपनी भाषा में चेंज कर लिया करो, इसे शल्य चिकित्सा द्वारा दृष्टि को वापस लाया जा सकता है, ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा, है ना। तो आप भी अपनी भाषा में उसे थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करके कर लिया, मैं भी अपनी भाषा में लिखा देता हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने अपनी भाषा में लिख दिया, तुम भी ऐसे याद कर लिया करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो क्रिस्टल लेंस है वो दूधिया पड़ जाता है, धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी दृष्टि कम हो जाती है, या तो देखने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर बिल्कुल क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इसको सही भी किया जा सकता है, वो कैसे, शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी द्वारा उसे सही किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे हमारा टॉपिक आएगा, इसके बाद वो आएगा दोष। देखो दोष क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आंख का नेत्र है, नेत्र लेंस है, और वो टिका किस पर, सिलेरी मसल्स पर टिका है, वो कमजोर पड़ जाती हैं, पश्चिमी पेशी कमजोर पड़ जाती हैं, तो कभी तो मैं दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, कभी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो ये जो दूर की और पास की वस्तु ना दिखाई देना, ये आंख का क्या कहलाता है, दोष कहलाता है, ठीक है ना। ये दोष हम 2-3 टाइप से पढ़े, निकट दृष्टि